सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 4 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिसको कि नाम दिया है भारत सरकार ने दिव्यांग। अपाहिज नहीं बोला जाता, नहीं बोलना चाहिए दिव्यांग, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक ऐसे लोगों का कोई ना कोई अंग दिव्य होता है। मतलब इन लोगों के पास सिक्स्थ सेंस ज्यादा होती है, जिनके शरीर में कोई कमी होती है। ठीक है, तो उनको भी इंसान जैसा फील हो, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सही नहीं माना जाता शारीरिक शिक्षा में, फिजिकल एजुकेशन में। तो आधुनिक विश्व में, मॉडर्न वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि प्रत्येक दिव्यांग या विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति को भी शारीरिक शिक्षा और खेलों में कार्यक्रम या किसी भी तरह के इवेंट में भाग लेने का अधिकार है। अक्सर आप देखते होंगे पैरा ओलंपिक्स वगैरह जो होते हैं, उसमें सभी लोग ऐसे भाग लेते हैं जिनमें कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई दिक्कत है, तो वो अपनी फिर भी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए वहां पे खेलने जाते हैं। और हमारे देश के कई खिलाड़ियों ने मेडल बीच में जो है वो लिए हैं। देखिए, कई तरीके की अपंगता हो सकती है इंसान के अंदर। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इंसान जो दिव्यांग होता है उसके हाथ ही काम नहीं करेंगे या पैर ही काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत तरह की होती है। तो तरह तरह की चीजों को समझने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि दिव्यांगता या विकलांगता या असमर्थता का मतलब क्या होता है। हमारे इस प्लानेट पे ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो पूरी तरह से, जिसके अंदर सब चीजें अच्छी हो, जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो, फिजिकली भी बहुत मजबूत हो, सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा नाम हो, बहुत ज्यादा पैसा हो, सब कुछ जिसके पास सब कुछ सही सही हो, ऐसा कोई इंसान ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी इच्छा हम सब की यही है कि ये संतुलन बना रहे। मतलब मेरी जेब में पैसे भी हों, फिजिकली फिट भी मैं हूं, दिमाग से भी मैं बहुत तेज हूं, ये सब चीजें हम चाहते हैं अपने पास। लेकिन ऐसा होना प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अंबानी जी कितने अमीर है, उनके बेटे को देखो, उनका फिजिक देखो, चलना फिरना भी उनको मुश्किल लगता है। ऐसा तो नहीं कि पैसे की कमी है, लेकिन शरीर में दिक्कत तो किसी की भी हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति सर्वांगीण विकास चाहता है। सर्वांगीण विकास का मतलब पूरा डेवलपमेंट, हर ऑल अराउंड डेवलपमेंट। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं चाहता। कौन चाहता है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं? कोई नहीं चाहता। रियलिटी में तो कोई नहीं चाहता। ठीक है, वैसे किसी चक्कर में पड़े कोई चाहे कि कोई मैं बीमार सा पड़ जाऊं तो कोई मेरा दोस्त मेरे पास कॉल करेगा, वो बात अलग है, लेकिन रियलिटी में से कोई नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। हालांकि ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो दूसरों पर निर्भर हैं। ये व्यक्ति अपनी असमर्थता या विकार के कारण अपनी इच्छाओं और लालसाओं को पूरा करने में अयोग्य है। मतलब ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको जो सब कुछ काम खुद नहीं कर पाते। ऐसे लोग ही विकलांग लोग आप जिनको कह सकते हो, असमर्थ इनको आप कह सकते हो। तो कई कामों पर या कई इच्छाओं की पूर्ति के लिए बेचारे दूसरों पर निर्भर हैं। ऐसा देखा गया है कि ये दो शब्द अर्थात असमर्थता या विकार आपस में एक दूसरे के लिए इस्तेमाल जो है वो होते हैं। अतः इन दोनों शब्दों के वास्तविक अर्थ को भी समझना जरूरी है। असमर्थता और विकार, देखो, असमर्थता का मतलब होता है किसी भी वजह से अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहलाएगी आपकी असमर्थता। विकार का मतलब आपकी बॉडी में जो परेशानी है वो परेशानी कहलाती विकार, माने बीमारी, माने परेशानी। तो दोनों का मतलब अलग अलग है। असमर्थता का मतलब भी अलग अलग है और विकार, कई लोग दोनों को सेम मानते हैं। मैंने बताया असमर्थता का अर्थ है जब आप किसी काम को रेगुलर नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए हाथ आपके खराब है तो उसके कारण कोई प्रॉब्लम है, पैरों में दिक्कत है, आंखों में दिक्कत है, तो ये असमर्थता है आपकी। विकार का मतलब जो समस्या है आपके शरीर में वो आपका विकार है। ठीक है, असमर्थता का अर्थ क्या हुआ? काम करने की अयोग्यता। वास्तव में व्यक्ति की वो दशा जब वो काम को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात आती है, हम चूंकि फिजिकल एजुकेशन और खेल पढ़ रहे हैं तो हमने क्या पढ़ा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। तो खेलों में ऐसे बच्चों के लिए क्या क्या चीजें हो रही है वो एक बार जान लेते हैं। कुछ चीजें जो आपको पढ़ लेनी है, रीड कर लेनी है। जैसे कि पॉइंट दे रखा है कि असमर्थता वाले खेलों को बढ़ावा देने वाले संगठन, ऐसे संगठन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी जगह है, ऐसी इंस्टीट्यूशन जो ऐसे खेलों को बढ़ावा देती हैं जिनमें कौन बच्चे खेल सके? असमर्थ बच्चे खेल सके, जिनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है वो बच्चे खेल सके। अब देखो, नॉर्मल गेम चला हुआ, क्रिकेट चला हुआ है, तो 11 लोग खेल रहे हैं, उनमें 11 में कोई भी असमर्थ इंसान नहीं खेलता है। सबके हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है। लेकिन ऐसी भी कुछ संस्थाएं, ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो बेचारे सोचते हैं कि जो लोग सिर्फ देख ही रहे हैं, उनको मन तो उनका भी करता होगा, जिसकी एक टांग में दिक्कत है मन तो कभी कभी उसका भी करता होगा कि मेरे लिए कोई गेम तो होना चाहिए, भले वो इंडोर हो आउटडोर हो, वो बात अलग है। समाज में ऐसे लोगों को देखने का जो नजरिया होता है, अंधा आदमी अगर गली में से निकल के जाएगा तो हर आदमी उसको थोड़ा सा हीन नजरों से देखेगा, कोई उसके लिए बहुत रेस्पेक्टफुल तरीके से नहीं देखेगा। सब ऐसे देखिए जैसे पता नहीं इसको क्या ही है। वो जो डेयरी और लैम वाला चैप्टर है ना, तो डेयरी उसमें यही तर्क देता है। जब उसको मिस्टर लैम समझाता है कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो डेयरी कहता है जी क्या पॉजिटिव? हम जैसे अपंग इंसान को या जिसको कोई प्रॉब्लम है, ऐसे इंसान को समाज भी अच्छी नजर से नहीं देखता है, तो हम कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं ना?
चलो, तो पहला पॉइंट आता है इसके अंदर विशेष ओलंपिक्स। तो जो संगठन बढ़ावा देते हैं उनमें पहला है स्पेशल ओलंपिक्स, विशेष ओलंपिक। जब भी स्पेशल वर्ड जुड़े तो समझ लेना ये असमर्थ लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। स्पेशल, स्पेशल चाइल्ड अगर कहें ना स्पेशल चाइल्ड, तो उसका मतलब वो वाला स्पेशल नहीं, स्पेशल का मतलब है इस बच्चे के साथ कोई ना कोई समस्या है, ठीक है। तो विशेष ओलंपिक संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी की बहन यूनिस कैनेडी साइवर के द्वारा आरंभ किया गया था। उनका ये विश्वास करती थी कि बराबर अवसर सबको मिलने चाहिए, ये उन्होंने शुरू करा था। ये आपको बुक के अंदर पढ़ लेना पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, जो हम मेन पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं आगे, उसमें कहता है कि पैरा ओलंपिक्स गेम भी होते हैं। कौन से गेम होते हैं? पैरा ओलंपिक, ठीक है। जब भी ये पैरा वर्ड इस्तेमाल हो तब भी समझ लेना ऐसे लोगों के लिए जो शरीर से पूर्णतः समर्थ नहीं है, जिनके अंदर कोई ना कोई असमर्थता है। इससे पहले जो हमने विशेष ओलंपिक पढ़ा था उसके अंदर तमाम गेम है, उसके अंदर जिम्नास्टिक भी है, हैंडबॉल भी है, जूडो है, नेट बॉल, पावर लिफ्टिंग, तमाम गेम है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं खेले जाते जैसे नॉर्मली खेले जाते हैं। उन बच्चों को थोड़ी छूट दी जाती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो इस कहानी का मेन पॉइंट वही है कि किस तरीके से इन बच्चों को मोटिवेट करें और क्या क्या सावधानियां रखी जाए या क्या क्या तरीके अपनाए जाएं ऐसे बच्चों को खेलों में पार्टिसिपेट कराने के लिए। वही है हमारा मकसद इस चैप्टर को पढ़ना, ठीक है। तो पैरालंपिक गेम भी जो है वो होते हैं। तो पहली बार ये कब हुए थे? 1960 में। ध्यान रखेंगे, ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है, पहले गेम पैरालंपिक कब हुए थे? 1960 में हुए थे, ठीक है, याद रखेंगे। और कहां हुए थे ये भी याद रखेंगे, रोम में हुए थे। कहां हुए थे? रोम में, ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो वर्ड है पैरा ओलंपिक, ये ऑफिशियली कब एक्सेप्ट किया गया था वो भी ध्यान रखेंगे। ये वाला जो वर्ड है ये 1988 में ऑफिशियली ये वर्ड बोला गया था इन गेम्स के बारे में। इन गेम का नाम क्या रख दिया जाए? पैरा ओलंपिक गेम। ये पैरा ओलंपिक वर्ड 1988 में आया था। और कब आया था ये? उस साल कहां हुए थे? सियोल में। कहां हुए थे? सियोल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन सब में भी सेम तरीके हैं होने के। उद्घाटन समारोह होता है, माने जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है जिस दिन गेम, उस दिन एक अच्छा सेरेमनी होती है। फिर जब गेम खत्म हो जाते हैं उसके बाद भी समापन समारोह, क्लोजिंग सेरेमनी भी होती है, ताकि लोगों को लगे भाई हम भी इस समाज का हिस्सा हैं। इन सब का मकसद क्या है? इन सब का मकसद यही है कि ऐसे लोगों को समाज में एक बराबर की सोच रखने की हिम्मत देना। देखो, बराबर तो वैसे भी खैर वो नहीं होंगे या होंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन सोच देना कि भाई हाँ, आप भी सोच सकते हो कि हम भी वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी। बात अलग है कि वी आर डिसेबल, बट द पॉइंट इज कि हमें भी अधिकार है भाई, हम भी मनोरंजन कर सकते हैं, फिजिकली एक्टिव रहने का हमें भी अधिकार है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के शरीर में कोई दिक्कत है तो उसको समाज से आप हटा दो। अगला जो मेन पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है, असमर्थता या अयोग्यता की श्रेणियां, कैटेगरीज ऑफ डिसएबिलिटीज। हिंदी में इसको बोलेंगे असमर्थता की श्रेणियां। असमर्थता की श्रेणियां। अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति 10 तरह की असमर्थता की श्रेणियों को स्थापित कर चुकी है। माने जब ये गेम होते हैं पैरा ओलंपिक, तो ऐसा नहीं है इसमें हर किस्म की प्रॉब्लम वाला इंसान जाएगा, नहीं। उन लोगों ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि इस तरीके के इंसान ही जो है वो इसमें हिस्सा लेंगे, ठीक है। जैसे शारीरिक, इसमें अगर असमर्थता की बात करें तो किसी की अंग को हानि, टांगों की लंबाई में अंतर, शरीर के सारे ढांचे का छोटा होना। माने जो बोने लोग जो होते हैं, अभी जिन्होंने जेवलिन थ्रो में मेडल लिया था वो काफी वायरल भी हुए थे गाली गलौज करने के चक्कर में, ठीक है। ये सब चीजें हैं इसमें, तो इन कैटेगरीज के लोग जो है वो इसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक वर्ड आता है बधिर ओलंपिक। अगला पॉइंट आता है हमारा जो हमें पढ़ना है, बधिर ओलंपिक। डीफ ओलंपिक्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? डीफ ओलंपिक्स, ठीक है। बधिर ओलंपिक, बधिरों के लिए एक वर्ल्ड गेम के नाम से इसको बुलाते हैं। इसको बधिर कौन होते हैं? बहरे लोग, जिनको सुनता नहीं है, उनके लिए एक तरह का वर्ल्ड गेम जो है ये है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे वर्ड कि बधिर ओलंपिक नाम की भी कोई जो है वो इवेंट होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कौन से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं? जो बहरे होते हैं, ठीक है।
तो ये वाले जो सबसे पहले है, ये पहले कब, सबसे पहले कब हुए थे ये? 1924 में पेरिस में। कहाँ हुए थे? पेरिस। फ्रांस कह लो या पेरिस कह लो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हर 4 साल बाद ही होता है इसका। बीच में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब बस 2 बार इसका आयोजन नहीं हो पाया था, अदरवाइज हर 4 साल बाद इसका भी होता है। सेम तरीका है उन लोगों को भी फील कराने का कि हम भी किसी कंपटीशन का हिस्सा हैं, ठीक है। आपकी बुक में पूरी लिस्ट दे रखी है कि पहले कब हुए, दूसरे कब हुए। तो अक्सर अमूमन जब पूछा जाता है तो पहले कब हुए जी, ये एक सवाल होता है। और अगले जो अब होने हैं लेटेस्ट, वो कब होंगे? 25वें। कब होंगे? 2025 में। 25 होंगे अब 2025 में होंगे। कब होंगे? 2025 में, ठीक है। और कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान में, ठीक है, याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब आता है इस कहानी का मेन पॉइंट, जिसके लिए हमने चैप्टर पढ़ा और जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन कई बार तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कई बार 3 नंबर में भी आता है। सवाल है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं या गतिविधियों के लाभ। लाभ क्या है ऐसे बच्चों के लिए? अगर इनकी फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाए तो उनके क्या बेनिफिट्स हैं इन बच्चों को, मतलब क्या फायदा मिलेगा ऐसे बच्चों को, ठीक है। देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाती है। कोई भी आदमी जो फिजिकल एक्टिविटी करता है, आप खेल के आते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी जैसा फीलिंग जो है वो होता है। स्कूल में भी गेम है ना, आज उस दिन थोड़ा अलग से ही महसूस हुआ, गेम है, ठीक है, वो चीज है। तो वो इन बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है, जो कि हर बच्चे के लिए जरूरी है, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड है या वो जो है वो फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड है। कहते हैं पिछले 2-3 दशकों में, दशक का मतलब 10 साल, तो 3 दशक अगर मैं कहूं तो इसका मतलब है 10 गुना 3, 30 साल की बात कर रहा हूं। 2 दशक का मतलब होता है 20 साल, ठीक है। तो पिछले 3 दशकों में जो कई सारी रिसर्च हुई हैं, ठीक है, उन लोगों ने क्या बताया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के जीवन में भी अगर आपको सुधार लाना है तो उस सुधार को लाने के लिए ये गेम्स या ये एक्टिविटीज काफी रोल प्ले करती हैं, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है ऐसे लोगों को। तो सबसे पहला जो सुधार है वो आता है शारीरिक सुधार। ध्यान रखेंगे, कौन सा सुधार है? तो जी पहला फायदा ये है, पॉइंट टू पॉइंट याद करते चलेंगे, शारीरिक सुधार माने फिजिकल बेनिफिट्स, फिजिकल इंप्रूवमेंट। देखो, कोई भी बच्चा खेलता है, अगर नॉर्मल किड खेल रहा है, कोई भी खेल रहा है, तो खेलने से सबसे पहला जो सुधार हमारी बॉडी में होगा, पहला नंबर का, वो शारीरिक सुधार फिजिकली होगा। माने कोई बहुत ज्यादा मोटा है तो पतला हो जाएगा, कोई कम एक्टिव है तो उसके अंदर भी एक्टिवनेस आ जाएगी। माने फिजिकली हमारी जो बॉडी है वो फिट हो जाएगी। शॉर्टकट में कहें तो हमारी जो बॉडी है वो फिजिकल एक्टिविटीज के बाद कैसी हो जाएगी? फिट एंड फाइन। कैसी हो जाएगी? फिट एंड फाइन। बीमारियों के चांस कम हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे इस एक्टिविटी का है फायदा मानसिक सुधार। कैसा सुधार है? मानसिक सुधार। माने ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज ना केवल बच्चों के शारीरिक विकास के लिए अच्छी हैं, परंतु मानसिक विकास के लिए। मानसिक विकास का मतलब होता है मेंटली भी उनको इंप्रूव करेगी, उनको स्ट्रांग बनाएगी अंदर से, दिमाग से बच्चे ठीक हो, खुश हो जाएंगे। जब बच्चा खुश होता है तो वो स्ट्रेस में नहीं आता। खेलने वाले कभी भी स्ट्रेस में नहीं आते। कभी भी देख लेना, एथलीट जो होता है ना, बहुत कम स्ट्रेस में आता है। मोबाइल चला चला के जरूर स्ट्रेस में आ जाएगा बच्चा, ठीक है, लेकिन फिजिकली अगर आप दौड़ भाग कर रहे हो, कहीं पे बैडमिंटन खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कुश्ती कर रहे हो, उसके बाद आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तीसरा आता है आत्मसम्मान में सुधार। तीसरा किसमें सुधार रहेगा? आत्मसम्मान में सुधार। आत्मसम्मान में सुधार माने सेल्फ एस्टीम हो जाएगा बच्चा, मतलब उसको लगेगा कि मैं भी हूं। अब वो एक बंद कमरे में नहीं पड़ा रहता है। ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी। उसको पता है कि भाई मैं भी इस समाज का हिस्सा हूं, है ना। और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ऑटोमेटिकली कि यार अब मैं वैसा बच्चा नहीं जो पहले था कि पेरेंट्स गेट से बाहर जाने देते नहीं थे, अब मैं भी खेलता हूँ, दूसरे देश में जाता हूँ मैं। सोचो कितना अच्छा लगता होगा उसको कि उसका भी ट्रीटमेंट होता है, उसको भी लोग तिलक लगा करके गेम में पार्टिसिपेट कराते हैं, वहां पर उसके गेम होते हैं, वो भी दौड़ भाग करता है, उसको मेडल भी मिलता है, उसके नाम की तालियां भी बजती हैं, उसके नाम से नेशनल एंथम भी बजता है। तो उसको जब टीवी में देखता हो घर बैठ के कि सब खेल रहे मजे कर रहे हैं, तो वो जिंदगी वो भी जीता है। तो उससे उसका जो आत्मसम्मान है, सेल्फ एस्टीम उसकी जो है वो भी इंक्रीज होती है। उसके आत्मसम्मान में सुधार था ना? हाँ, आत्मसम्मान में सुधार, आत्मसुधार भी लिखा है नीचे सम्मान लिख रखा है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चिंता, तनाव व अवसाद में कमी माने स्ट्रेस में कमी। किस में कमी? स्ट्रेस में कमी। स्ट्रेस को हिंदी में क्या बोल देते हैं? अवसाद भी कह देते हैं। तो यही इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अगर आप खुश हो
आपको मोटिवेशन आपका हाई लेवल है और अंदर से आपको बहुत एनकरेजमेंट फील हो रहा है, तो उस केस में स्ट्रेस का कोई मतलब नहीं बनता है। स्ट्रेस भी कब आता है? जब आदमी अंदर से हीन भावना का शिकार हो जाए, उसको लगे मैं कहीं जाने लायक नहीं रहा, तभी तो उसको चिंता तनाव आएगा उसको कि मेरी बेइज्जती होगी। लेकिन उसको टीवी पे देख के लोग तालियां पीट रहे, तो ऑटोमेटिक सी बात है, स्ट्रेस तो दूर दूर तक नहीं आने वाला है। तो ये पॉइंट क्या है, स्ट्रेस में कमी करता है। उसके बाद है सामाजिक व्यवहार में सुधार। सामाजिक व्यवहार में सुधार, ठीक है। शारीरिक क्रियाएं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सामाजिक व्यवहार में सुधार लाने में बड़ा अवसर प्रदान करती हैं। शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के दौरान सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। देखो, बाहर जाने का मतलब होता है आप देश के और भी हिस्सों से बच्चे खेलने आए होंगे, तो कितने लोगों से आप मिलते हो, तो आपका सोशल सर्कल बहुत बढ़ जाता है। फिर आप बंद कमरे की चिड़िया नहीं हो, आप बहुत लोगों को जानते हो, कईयों के नंबर भी शेयर करेंगे, आपके दोस्त भी बनेंगे। तो जब दोस्त बनते हैं, अलग लोगों से आप मिलते हैं, उसी को बोलते हैं सामाजिक व्यवहार में सुधार। मतलब आपको बोलना चलना आ जाएगा। अब आप पागल बच्चे नहीं हो जो कमरे में बंद रहते हो, कोई आपको डराएगा आप ऐसे हु करोगे नहीं। अब आप वो बच्चे नहीं हो, अब आप वो बच्चे हो जो दूसरे देश में खेल के आ चुका है, जिसके विदेशों के भी फ्रेंड बन चुके होंगे, जिसको लोग जानते हैं, अखबारों में फोटोग्राफ आ चुका है, अब वो लोगों से बात करना जानते हैं, मीडिया वालों के सवालों के जवाब देना जानता है, पत्रकारों को इंटरव्यू देना जानता है। तो जो इतने लोगों से घुलता मिलता है, दैट इज द पॉइंट, सामाजिक व्यवहार में सुधार, ठीक है। उसके बाद है भावनात्मक स्वास्थ्य का अच्छा होना। अगला मेन पॉइंट क्या है? भावनात्मक स्वास्थ्य का अच्छा होना। माने इसका मतलब है इमोशनली बच्चा बहुत हेल्दी हो जाएगा। इमोशनली कैसा हो जाएगा? वो हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज या गतिविधियों में भाग लेने से भावनात्मक तौर पर जो है बच्चे की हेल्थ जो है वो इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है, इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसको अलग अलग इमोशंस हैंडल करने आ जाएंगे। घर से बाहर निकलेगा जाएगा तो उसको इमोशंस के बारे में पता चलेगा होता क्या है। जब तक वो घर में कैद था, उसको इमोशंस का भी ज्ञान नहीं था। उसको एक ही बात पता थी कि आपको इस कमरे में कैद रहना है, मम्मी खाना पकड़ेगी, उसको खाना है, देन उसके बाद जिंदगी खत्म, बस इतना ही था। अब ऐसा नहीं है, अब वो हजार लोगों को जानता पहचानता है। उसको गेम में कभी हार भी होती होगी, कभी जीत भी होती होगी, तो इमोशन बैलेंस करने भी उसको आ जाएंगे कि किस कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करना है ना। उसके बाद है स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम कम होना। सातवां पॉइंट कहता है स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम कम होता है। स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम से मतलब होता है चोट लगने या बीमार होने के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। अब बीमारी कैसी? बुखार वाली बीमारी नहीं, बीमारी कैसी? जैसे बीपी, जैसे शुगर, घबराहट, एंजाइटी, जिस तरह की जो बीमारियां हैं जो अक्सर बच्चों को लग जाती हैं, इस तरह के बच्चों को लगती हैं, वो आपको नहीं लगेंगी। जो भी देखो, ये वाली बात तो आप सब में मान के चलो। अगर किसी बूढ़े इंसान को भी पूछ लेना भाई आप दौड़ भाग करके आते हो जी, वॉकिंग करके आते हो, आपको क्या फायदा है इस फिजिकल एक्टिविटी का? बूढ़ा आदमी भी के लिए भी ये लागू होता है कि स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम कम होता है। दिल की बीमारियां ना के बराबर आपको होंगी, बीपी आपका नॉर्मल रहेगा, शुगर लेवल आपका हमेशा नॉर्मल रहेगा अगर आप रोज आधा घंटा वॉक करके आते हो तो, है ना। ये सारी चीजें होती है तो खतरे में कमी आती है, बीमार होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट भी है, ठीक है। वो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं को सुलभ या सुगम बनाने की युक्तियां। मतलब ठीक है, हमने फायदे पढ़ लिए, लेकिन एक मेन सवाल अभी भी निकल करके आता है जी, ऐसे बच्चों को खिलाना और ऐसे बच्चों के साथ खेलना, उनके लिए इस तरह का आयोजन कराना कितना मुश्किल है। कैसे आप पहचानोगे? आप किसी जो बच्चा ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकता, उसको कैसे क्रिकेट खिलाओगे? ये भी तो एक चैलेंज है। या किस बच्चे के लिए कौन सा गेम तय करना, उसका फैसला कैसे करोगे? इनमें से किसको वॉलीबॉल में भेजे, क्योंकि उनका तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। वो तो ना देख सकते, कई बच्चे भाग नहीं सकते, कई सुन नहीं सकते, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं। तो उसके लिए भी एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, ये भी कई बार पेपर आता है। वो क्या आता है कि फिजिकल एक्टिविटीज को ऐसे बच्चों के लिए याद रखेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक क्रियाएं को सुगम बनाने की युक्तियां। युक्तियां माने तरीके। फिजिकल एक्टिविटी मींस शारीरिक क्रियाएं, ठीक है। अब इसमें जैसे कई तरह की आपको हो सकती है प्रॉब्लम। मानसिक असमर्थता हो सकती है, मतलब मंदबुद्धि हो सकता है बच्चा। श्रवण की असमता माने सुन नहीं सकता है। बोलने या भाषा की असमर्थता माने बोलने में तकलीफ हो सकती है। दृष्टिहीनता हो सकती है बच्चे को,
माने दिखता नहीं हो, ऑटिज्म हो सकता है, माने अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं बच्चे को, ठीक है। तो ये सभी असमर्थताएं हैं और इन बच्चों को भी राइट है, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इन बच्चों के लिए तमाम चीजें करी जाती हैं। अब पॉइंट क्या कहता है कि कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ऐसे बच्चों को खिलाते हुए या उनके लिए खेल डिसाइड करते हुए। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे चिकित्सा परीक्षण। चिकित्सा परीक्षण, मेडिकल चेकअप, मेडिकल चेकअप, ठीक है। क्या कहता है, सर्वप्रथम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चिकित्सा परीक्षण कराना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बिना चिकित्सा परीक्षण के शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ये नहीं जान पाएंगे कि बच्चे में किस तरह की असमर्थता है। यार आप मान के चलो कि इसमें इतनी बीमारी होगी जी, ऐसा टीचर ने सोच लिया, बिना चेकअप कराए प्रॉब्लम हो सकता है ज्यादा। उस केस में तो टीचर तो बेचारा दुखी हो गया ना बाद में, क्योंकि मिस्टेक होगी और बच्चे को हमने अंदाजा था नहीं इस पर किस लेवल की दिक्कत बच्चे को होगी, उस हिसाब से गेम्स उसको दे दिए, बच्चा परेशान, उसके कोच परेशान, उसके टीचर परेशान। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, तय करना बच्चे का चिकित्सा परीक्षण कराना, उसका प्रॉपर मेडिकली चेकअप करा लो, जिससे ये आइडिया हो सके कि किस तरीके की एक्टिविटी जिससे करानी है, कितना ये कर पाएगा। और डॉक्टरी जांच के बिना ये पता कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे तो बच्चे बता भी नहीं पाते ना। ये तो वो बच्चे हैं जो बेचारे बता भी नहीं सकते। इन बच्चों को तो कोई पेन हो तो भी ये अक्षम बच्चे हैं, ये बहुत चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है शारीरिक क्रियाएं बच्चों की रुचियों पर आधारित होना चाहिए। दूसरा है बच्चों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों की रुचि का ध्यान रखना, रुचि पर आधारित होना। हाँ, मतलब बच्चों की जो रुचि है उसका ध्यान रखना चाहिए। माने बच्चों को जब गेम्स हम खिलाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, देंगे गेम, तो बच्चों की रुचि के हिसाब से वो काम हो जिसको बच्चे सहज रूप से कर सके। उससे पहले का उनका इतिहास देख लेंगे, पहले बच्चा क्या खेलता था, या बच्चा जब अकेला होता था कौन सी एक्टिविटी खुश होकर करता है। तो जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चे से वही गेम या वही एक्टिविटीज कराई जाए तो हो सकता है बच्चा आगे निकल सकता है, या बच्चे के लिए वो आसान होगा। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि ऐसी एक्टिविटीज कराएं, एक्टिविटीज कराने के लिए किस तरीके से उन एक्टिविटीज को उनके लिए आसान बनाया जाए। तो आसान तो तब होगा ना जब उनके रुचि के हिसाब से काम होगा, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से काम होगा। इंटरेस्ट के बिना कोई काम देंगे तो मुश्किल है। और ये बड़ों पर भी लागू होता है, ये छोटे बच्चों पर नहीं है। सपोज कीजिए आई हैव क्लियर माय 10th क्लास, आई वांट टू टेक आर्ट्स बट माय पेरेंट्स दे आर फोर्सिंग मी टू टेक साइंस साइड। साइंस इज नॉट अबाउट माय इंटरेस्ट इज इन आर्ट्स। इट मीन्स के इफ आई विल बी गिवन साइंस स्ट्रीम इट विल नॉट बी माई इंटरेस्ट, तो साइंस विल बी हार्ड फॉर मी, और जो मेरे इंटरेस्ट का होगा दैट विल बी इजी फॉर मी। तो ये गेम में भी ऐसा ही है, पढ़ाई में भी ऐसा ही है, गेम में भी ऐसा ही है कि जो बच्चे की रुचि जिसमें है उससे वो काम कराएंगे तो वो सुगमता से कर पाएगा। और इन बच्चों के केस में इस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि बड़े बच्चे तो फिर भी चलो रुचि नहीं भी है, कूट पीट के उस काम को कर लेंगे। ऐसे बच्चों के साथ तो आप जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा पहले ही मेंटली डिसेबल्ड है या कोई प्रॉब्लम में है, फिर उससे जबरदस्ती कराएंगे तो बच्चा और ज्यादा खतरनाक कंडीशन में जा सकता है। थर्ड नंबर पे आता है सही उपकरणों का, बच्चों की आवश्यकता, हाँ, सही व संबंधित, इसको इस तरीके से लिखो आसान भाषा में, सही व संबंधित उपकरणों का प्रयोग। माने कोई बच्चा गेम खेल रहा है, उस गेम के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से, उपकरण का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, जिससे खेलने में हेल्प है। मान लीजिए बैट बॉल खेल रहे तो बैट और बॉल, तो वो उस हिसाब के हों, उस तरह के उपकरण का इस्तेमाल करना है जो उन बच्चों के लिए सही हो। जैसे अब ब्लाइंड बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो जो बॉल उनको मिलती है उस बॉल के अंदर कुछ कंचे से होते हैं, वो बजते हैं, मतलब उसको कहीं भी आप फेंकोगे तो आवाज आएगी। तो बच्चा अगर नहीं भी देख सकता है तो वो आवाज तो सुन लेगा, उसको पता लग जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है। तो इस तरह के जो उनके लिए बने हो, जो उनके लिए सूट करें, ऐसे उपकरणों का प्रयोग जो है वो करना जरूरी है, अगर आप स्पेशली एबल्ड बच्चों को जो है वो खिला रहे हो तो। उसके बाद है विशिष्ट वातावरण उपलब्ध कराना है, विशिष्ट वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। विशिष्ट वातावरण से मतलब क्या है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए सीमित एरिया होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बच्चे को आप लुकम छुपाई खिला रहे हो, बच्चे को सपोज करो खेलना है बच्चों को, और आप बोल दो पूरा गांव है भाई आपका ग्राउंड, तो बच्चे गुम हो जाएंगे, वो तो खेल ही नहीं पाएंगे, ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो सीमित जगह होनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। और बड़े बच्चे भी तो सीमित जगह में खेलते हैं, वो भी कहाँ है, थोड़ा बोलते हैं कि हमारा पूरा गांव है, हमारा ग्राउंड, ऐसे तो नहीं काम चलता, फिर तो गेम हो ही नहीं पाएगा। तो गेम के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो जगह चाहिए, जो माहौल चाहिए,
वो बच्चे को ऐसा उपलब्ध कराएं जिसमें बच्चा कंफर्टेबल होकर के उस गेम को खेल सके, खेलने से मना ना करें। ठीक है, बहुत बार टीचर क्या करते हैं, बच्चे को खिलाने लेके जाते हैं ग्राउंड में, नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ, टीचर कहते हैं ये वाला गेम खेलो, आधी क्लास बोलेगी हम नहीं खेलते, वो इधर बैठ जाएगी आराम से, ऐसे बैठ के आधे बच्चे खेल रहे आधे बैठे हैं। इसको फिजिकल एक्टिविटी नहीं कहते हैं। एनवायरमेंट कंडीशंस ऐसी प्रोवाइड कराई जाए कि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे। तो उनसे पूछो अच्छा तुम ये नहीं खेल रहे, चलो आधे बच्चे भाई ये वाला गेम खेल लो, ठीक है, इतने एरिया में खेल लो। कुछ बच्चे कहेंगे जी नहीं ये ग्राउंड तो बहुत बड़ा है, हमसे इतने में हमसे नहीं खेला जाएगा, चलो ठीक है ग्राउंड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब 10 साल के बच्चे को बैट दे के कह रहे हो वो 80 मीटर का छक्का मारना है अपने क्रिकेट में, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए उसका इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए बाउंड्री छोटी करनी पड़ती है, पिच का साइज कम करना पड़ता है, बच्चे को बोलना पड़ता है कि आपने वहां तक गेंद पहुंचाई तो 4 रन, तभी तो इंटरेस्ट बनेगा। तो वातावरण और एनवायरमेंट आपको जो है वो ढंग का उपलब्ध कराना है। ठीक है, भिन्न भिन्न शैक्षिक युक्तियों का प्रयोग करो भाई, ट्रिक लगाओ। क्या लगाओ? ट्रिक लगाओ। विभिन्न प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज को करने के लिए भिन्न भिन्न शैक्षिक युक्तियां जैसे शाब्दिक, दृष्टि संबंधी, समकक्षी शिक्षण, अनुदेश आदि की विविधता के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे बच्चे को स्वयं ही सीखना प्रारंभ करने और अधिक स्वतंत्र होने के अवसर मिलते हैं। अलग अलग ट्रिक, एक कमरे में बिठा करके सबको एक साथ समझा दिया, कोई दूसरा गेम उनको इंटरनल कोई गेम खिला दिया, इंडोर कोई गेम खिला दिया, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट जनरेट हो, वो दूसरे को देख के या उसको सुन के उसका मन करे तो अच्छा मजा आ रहा है सबको, हाँ उसका इंटरेस्ट है जैसे बढ़ती बार बच्चे क्या होता है इंटरेस्ट ले नहीं रहा, लेकिन टीचर बाकी बच्चों को ऐसे मजे से खिलाता है कि जो बैठ के देख रहा है ना उसका भी मन करता है कि चलो भाई मैं भी खेल लेता हूं। तो इस तरीके की ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है असमर्थता वाले बच्चों की आवश्यकता के अनुसार नियमों में संशोधन। छठा पॉइंट कहता है, याद रखेंगे, नियमों में संशोधन। संशोधन उल्टा लिख दिया मैंने, संशोधन। संशोधन का मतलब होता है काट छाट, उसके अंदर चेंज करना, मॉडिफाई करना, उसको रूल बदल दो। बच्चे को बोल दो ठीक है आपका 4 वहां तक है, बच्चे को ये मत बोलो कि वहां तक बोल जाएगी तब आपका 4 रन माने जाएंगे, नहीं, रूल चेंज कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, बच्चे को बोल दो कि भैया आपको सीधी कैसे नहीं पकड़नी, 1 टिप भी अगर आप पकड़ लेते हो तो भी आउट है। होता है ना, एक बार जब छोटे छोटे होते थे हम अलग अलग ट्रिक अपनाते थे। ठीक है, इसकी कच्ची दाहियां जी इस बच्चे की, तो इसको दोनों तरफ से पारी मिलेगी। ठीक है, ये बच्चा 2 बार बैटिंग करेगा, तो ये रूल में चेंज है, 2 बार बैटिंग एक बच्चा करेगा ऐसा कोई रूल थोड़ा ही होता है। लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये चीजें बड़ी जरूरी है कि नियम का बहुत सख्त होना जरूरी नहीं है। बच्चे को खिलाना है, आपने उसकी पार्टिसिपेशन को मस्ट करना है, तो उसके लिए आप नियमों में जो रूल रेगुलेशन है उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कर्ल पुशअप है लड़कियों के लिए, गर्ल्स मान लीजिए इंटरेस्ट नहीं लेती पुशअप्स में, तो गवर्नमेंट ने फिजिकल एजुकेशन ने क्या किया, उनके लिए कर्ल पुशअप कर दी कि घुटने टेक करके पुशअप लगा सकती हैं। अब उससे हाथों पर जोर नहीं पड़ेगा, वजन इतना एक्सेस में हाथों पर नहीं आएगा, तो वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि सब पार्टिसिपेट करें, तो नियमों में संशोधन जो है वो करना चाहिए। उसके बाद आखिरी पॉइंट हमारा आता है, बच्चों के पुराने अनुभव को ध्यान में रखा जाए। 7वां पॉइंट क्या कहता है, बच्चों के पुराने अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात बच्चे जो खेलने वाले बच्चे हैं उनके जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, किस तरह वो खेलते थे, कहाँ उनकी का इंटरेस्ट था, किस तरह का उनका माहौल था, उन सब बातों को ध्यान में रखकर ही उनके लिए कोई ना कोई नया गेम डिसाइड करना चाहिए या उनको खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। हिस्ट्री जानना बड़ा जरूरी है भाई। डॉक्टर भी जब इलाज करने चलता है किसी पेशेंट का तो सबसे पहले बोलता भाई कहीं इलाज कराया, हाँ जी कराया, ला वहां के कागज दिखा, पुराने एक्सरे दिखा, पुराने रिपोर्ट्स दिखा। जरूरी है इतिहास को जानना, उसके पुराने जो भी केस स्टडी जो भी रही है वो उसको जानना बड़ा जरूरी है, जिससे कि टीचर को भी हेल्प मिल सके कि उसको थोड़ा आइडिया हो बच्चे का इंटरेस्ट किस तरह की चीजों में है। आई होप के चैप्टर क्लियर हो गया होगा। जब ये पॉइंट्स एग्जाम में लिखोगे तो 7 पॉइंट्स हम लोगों ने करे हैं। ठीक है, तो पूरे नंबर मिलेंगे नो डाउट। ठीक है, आया समझ में? चलो थैंक यू।